सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आज हमारे जो 100 डेज का चैलेंज हमने लिया है कि 100 डेज में सिलेबस खत्म करना है, उसका आज हमारा लेक्चर 4 है और कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 4 है। और आपको एक बात बता दूं कि आज का जो लेक्चर है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार और सबसे ज्यादा टफ होने वाला है। आज का लेक्चर सबसे टफ रहेगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स तो पढ़ाते भी नहीं इसको। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा सबसे ज्यादा टफ है। वो क्या है? आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम ना लोकस के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा लोकस, ओहो, जहां लोकस आ जाए वहां तो काम ही खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, तो लोकस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डाल देंगे। ठीक है, और फिर कुछ पीवाई क्यू करेंगे और कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए कि भाई लोकस आखिर क्या होता है, तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। नाउ डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे लोकस, देखो इस वाले टॉपिक हम थोड़ा आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टफ ये टॉपिक है। नाउ लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या है? देखिए बेटा, लोकस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा है Z2, और इसको मैंने कहा A और B। तो अगर मुझे AB के बीच में डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है। अगर हमें AB के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना, तो वो होता है हमारा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इसके बेस्ड पे जितनी भी लोकस की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे, उन्हें हम आज करेंगे। तो बेसिकली जो मेरी सबसे पहली बात है वो क्या है भाई, कुछ ऐसी बात है कि हम इसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं यहां। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बेसिकली आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे अप्लाई होता है कि भाई ए इज Z1, बी इज Z2। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा ना, वो क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब यहां पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। सबसे पहले केस की हम बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला केस है कि इफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Z का मॉड, यानी मेरा पहला केस क्या हुआ कि ठीक है ना, कि अगर Z माइनस Z1 और मॉड ऑफ Z माइनस Z2, अगर ये दोनों बराबर हैं। अब इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। यहाँ पे जो Z1 और Z2 है ना बेटा, यहाँ पे जो Z1 और Z2 है, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और जो मेरा Z है वो क्या है, वो एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि क्या है, x प्लस आइटा y, जो कि मूव करता रहेगा। Z1 और Z2 तो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, Z मेरा मूव कर रहा है। नाउ मैंने क्या कहा, कुछ इस तरीके से कि भाई मेरा ये Z1, ये मेरा Z2, तो मेरा Z तो यहां कहीं होता होगा या यहां कहीं होता होगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर है, यानी मॉड ऑफ Z माइनस Z1 और मॉड ऑफ Z माइनस Z2। मैं इस Z1 और Z2 को हमेशा A और B बोलूंगा, और ये जो Z है इसको मैं हमेशा P पॉइंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? P पॉइंट। क्या बोला जाएगा? ये P पॉइंट। ठीक है, तो एक बात समझना ना यार, ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट ये यहां कहीं है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। नाउ इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि यार मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये पूरी लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां कहीं लाई करेगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। समझ में आई बात? तो पहली कंडीशन हमारी क्या हुई कि भाई अगर ये एपी, क्या बोला मैंने, कि अगर एपी और बीपी दोनों बराबर है तो जेड लाइज, तो जेड लाइज कहां पे? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां लिख देता हूं छोटा सा कि जेड लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
of the line joining Z1 and Z2. Z कहां lie करेगा? Z lies on the perpendicular bisector of the line joining Z1 and Z2. क्या ये बात क्लियर है? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट बेटा, मैंने कहा कि इफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है अगर ये Z है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू क्या मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है, तो ये Z आखिर कहां पे लाई करेगा? हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो गया Z1, ये हो गया Z2। मुझे बोला गया Z माइनस Z1, Z क्या बोला? देखो सुनो, ये वाला पार्ट जो हुआ, ये वाला पार्ट Z माइनस Z1 हो गया, ये वाला पार्ट क्या हुआ? Z माइनस Z2 हो गया। अगर मैं इन दोनों को मॉड लगा रहा हूं ताकि नेगेटिव ना हो जाए यार, है ना, मॉड लगा दे ताकि नेगेटिव ना हो जाए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? Z1 माइनस Z2 का मॉड आ गया ना। देखो ये प्लस ये, यही तो है ना Z1 माइनस Z2। यानी अगर मेरी कंडीशन होती है ये कि इफ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है, तो इस केस में क्या होगा? देखो A, B और P। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में समझूं तो AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB। तो यहां क्या होगा कि Z लाइज इन बिटवीन कहां? A एंड B, कि Z कहीं ना कहीं A और B के बीच में लाई कर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात, डन। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने? कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 अगर ये Z1 माइनस Z2 के बराबर होता है तो क्या होगा? इसको जरा थोड़ा फिगर से अगेन समझे। मैंने कहा देखो, ये कहीं ना कहीं A, B और P आता होगा। Z माइनस Z1, Z इज अ वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, माइनस, अच्छा वो सब्ट्रैक्ट करा, इसका मतलब Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 से बड़ा है, तो ये तो Z2 है, ये Z1 है, तो फिर यहां पे P ऑफ Z आ गया ना। देखो Z माइनस Z1 ये पूरा और Z माइनस Z2 ये, इसमें से, इस पूरे में से ये माइनस करूंगा तभी तो मिलेगा ना ये। यानी क्या कि AP माइनस BP इज इक्वल्स टू AB। तो अगर मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, अगर मेरा ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 आएगा तो Z लाइज ऑन द रे एमनेटिंग फ्रॉम B। क्या? तो Z कहां लाई करेगा? रे को अगर मैं B से आगे बढ़ा दूं, रे को कहां से बढ़ा दे भाई? B से आगे बढ़ा दिया जाए तो वहां पे कहीं लाई करेगा, मतलब B से आगे। अब मेरा चौथा पार्ट क्या है कि अगर मॉड ऑफ Z माइनस Z1 मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इस पूरे पे मॉड लगा दिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। देखो ना ध्यान से कि Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ दिस और उस पूरे पे मॉड लग गया। अब इससे क्या हुआ? देखो बेसिकली ये B ये A, अब क्या हुआ? या तो Z यहां होगा या Z यहां होगा, ये कहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये शायद मेरे ख्याल से कहीं भी हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इसका मतलब फोर्थ केस क्या हो गया? तो यहां क्या लिखेंगे? हेयर Z lies on either side of the ray emanating from A and B। तो इस केस में Z कहीं भी लाई कर सकता है, आइदर A से बढ़ता हुआ या B से बढ़ता हुआ। मतलब अगर रो ये देखो P यहां भी हो सकता है और P यहां भी हो सकता है, तो जो Z है मेरा वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहीं भी हो सकता है, आइदर उधर और इधर, ये कहीं भी पाया जा सकता है, ऑन द बोथ साइड
ऑफ द रे एमिनेटिंग फ्रॉम ए एंड बी. इज इट ओके? प्लीज नोट डाउन करिए. फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला कि इफ मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल्स टू r. इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एक सर्कल हुआ ना भाई, जिसका सेंटर z1 हुआ, ये z हुआ और ये r हो गया. ये r हो गया. मतलब ये क्या शो करता है? ये शो करेगा कि z लाइज ऑन सर्कल. z लाइज ऑन सर्कल. z लाइज ऑन सर्कल having center what is the center? z1 and radius r. तो z अगर ऐसा कुछ आता है कि mod of z minus z1 is equals to r, तो इस केस में z कहां लाई करेगा बेटा? सर्कल पे लाई करेगा. कहां लाई करेगा? ये हमारा सर्कल पे लाई करेगा. इज इट ओके? यहां तक समझ में आया? छठा पॉइंट मैंने कहा अगर z माइनस z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर. देखो कितना अच्छा पॉइंट है ये. अगर ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब क्या है कि सर्कल अगेन लाई, z जो है वो लाई तो यहीं पे कर रहा है सर्कल पे, लेकिन थोड़ी सी बात बदल गई. क्या बदल गई कि ये a ये b. देखो बेटा, अगर मैंने कह दिया ये डायमीटर है, तो ये जो एंड पॉइंट मिलते हैं ये 90 डिग्री पे मिलेंगे ना. और जब ये 90 डिग्री पे मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट z माइनस ये वाला पॉइंट z माइनस z1 हुआ और ये वाला पॉइंट z माइनस z2 हो गया. और देखो ना, ये पाइथागोरस थ्योरम लगी ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंडीशन ये होती है तो z1 एंड z2 लाई, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो जाएगा? z lie on the circle where z1 and z2 are the end point of the diameter. मतलब z कहां लाई करेगा? z लाई तो करेगा बेटा कहां पे? सर्कल पे. जबकि z1 और z2 क्या होगा? डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे. यूजिंग पाइथागोरस मैंने प्रूव करा इसे. ये बात क्लियर है? अब जो सातवां केस है मेरा, सेवेंथ. ओके, इस क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे हम, पहले हम थोड़ा केस लिख लें. सातवां केस, क्वेश्चन तो बाद में करना है. हाँ जी, सातवां केस है कि अगर मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 अगर मेरा ये k के बराबर हो जाता है. क्या बोला मैंने? कि अगर मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 अगर ये कांस्टेंट k के बराबर होता है, वेयर k इज ग्रेटर देन, ये इंपॉर्टेंट बात है, वेयर k इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इट मींस कि जो मेरा z है वो लाई करेगा ऑन एलिप्स. z कहां लाई करेगा भाई मेरा? किस पे? ऑन एलिप्स पे. ये z1, ये z2, ये z. ठीक है, ये हो गया z माइनस z1 का मॉड, ये हो गया z माइनस z2 का मॉड. ठीक है, ये हो जाएगा क्या कि इस केस में. ठीक है, यानी यू कैन से व्हाट कि AP, देखो मैंने बोला k इससे बड़ा होगा ना हमेशा, तो और ये क्या है? ये बेसिकली ये जो पार्ट है इसको AB ही तो बोलते हैं, यानी AP, ये A, ये P और ये B. AP प्लस PB, AP प्लस PB प्लस AB, K प्लस AB हो जाएगा. भाई इसको बोल सकता हूं ना मैं ऐसा कि AP प्लस PB ग्रेटर देन K, और अगर तीनों को ऐड कर दूं मैं तो इट इज ग्रेटर देन K प्लस AB. क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गया भाई? है ना जी. तो ये कहां लाई करेगा? ये लाई करेगा एलिप्स पे, जबकि यहां पे ये दोनों फोकस पे आएंगे और मैं कह सकता हूं कि z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AE. z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AE,
और जो एसेंट्रिसिटी है ना बेटा, एसेंट्रिसिटी, ये होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय K। सही है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब हमारी लास्ट कंडीशन आती है। देखो लास्ट कंडीशन मेरी क्या आती है, आठवीं कंडीशन, कि अगर मॉड ऑफ Z माइनस Z1, इसी में से उठाते हैं हम, Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2, ठीक है, अगर ये हमारा किसके बराबर होता है, के, जैसे कि हमने करा क्या, के बराबर, किसके बराबर, के, और इस केस में के क्या था, ग्रेटर देन था, यहां के हो गया लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इस केस में Z लाई ऑन हाइपरबोला। Z कहां लाई करेगा बेटा, ऑन हाइपरबोला। कैसे भला, ऐसे और ऐसे, ये Z1 ये Z2 और यहां कहीं Z हो गया, Z लाई ऑन हाइपरबोला। अगेन यहां पे भी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है ना, ये Z1 Z2 वो क्या हो जाएगा, यही वाला 2AE, और एसेंट्रिसिटी भी यहां पे भी सेम रहेगी। क्या होगी एसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय K। क्या ये बात क्लियर है? तो ये 8 केस है, इनको जल्दी से नोट डाउन करिए। हम इसके बिहाफ पे इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट हम करते हैं इसके बिहाफ पे क्वेश्चन जो हमारा पीछे था, क्या था, ये रहा। फिर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए इसे प्लीज, आप फटाफट से जल्दी लिखिए बेटा। चलिए, तो आई थिंक अब आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे और ये 8 की 8 प्रॉपर्टी आई थिंक आपको अच्छे से आ गई। अब हम क्वेश्चंस कर लें जरा, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ Z, आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ Z if Z conjugate is equals to A conjugate plus R square by Z minus A। तो बेटा एक काम करें, इस क्वेश्चन को Z कॉन्जुकेट माइनस A कॉन्जुकेट तो लेफ्ट में ले आया, और ये हो गया इज इक्वल्स टू R स्क्वायर बाय Z माइनस A। देखो R मेरा ग्रेटर देन 0 है, इसको लिखा ब्रैकेट में Z कॉन्जुकेट A कॉन्जुकेट, और इसको इधर ले आऊं, इधर, ये क्या हो गया Z माइनस A, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, नॉट कॉन्जुकेट, उसके ऊपर कॉन्जुकेट नहीं है, और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बेटा ये मेरा आ गया सिंपल सा, ठीक है। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी आती है भाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी आती है। एक बात बताइए ना, आपको याद है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, और Z अगर आपको याद हो, Z इंटू Z कॉन्जुकेट मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूं, Z इंटू Z कॉन्जुकेट ये मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है। Z इंटू Z कॉन्जुकेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कॉन्जुकेट, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z माइनस A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ, सॉरी स्क्वेयरिंग क्यों करेंगे, स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड। क्या कर देते भाई, स्क्वायर रूट कर देते हैं। जब स्क्वायर रूट करा तो ये आ गया कितना, कि मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल्स टू R आ गया। इट मींस हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई द लोकस। इट मींस Z लाइज ऑन सर्कल हैविंग सेंटर एट A एंड रेडियस इज R। तो मेरा Z कहां लाई कर रहा है भाई, Z लाइज ऑन सर्कल हैविंग सेंटर A एंड रेडियस इज R। इज इट ओके, इजी है। तो लोकस को फाइंड आउट करना था हमें, आखिर लोकस क्या है। चलिए ये तो हम नोट डाउन कर ही चुके हैं, इधर आ जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनो, अब मेरा क्वेश्चन है कि इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod of 3Z minus 2 plus mod of 3Z plus 2 is equals to 4, then identify the locus of Z। आपको Z का लोकस आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने यहां उतार के लिखा, mod of Z 3Z minus 2 प्लस में mod of 3Z और प्लस में 2 और इज इक्वल्स टू 4।
बेटा मैंने ना 3 कॉमन ले लिया, यहां से 3 कॉमन, यहां से 3 कॉमन, उसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो गया मॉड ऑफ z माइनस 2/3 प्लस में मॉड ऑफ z प्लस 2/3 और इज इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि जो 3 था वो उठा के वहां ले गए। अब देखो ना यार ये कैसा बन रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा पुराना रिवाइज करा देता हूं। देखो स्टार्टिंग से आज जहां से शुरू हुए थे, ये क्या है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ है कि AP प्लस पीबी कि मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये तो है ना। इस केस में क्या था कि P लाइज समवेयर इन बिटवीन A एंड B, और AB क्या था, AB मेरा राइट साइड वाला था मॉड ऑफ z1 माइनस z2, यानी यहां पे क्या आ गया, अच्छा ये नहीं है हमारा क्वेश्चन, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ z any complex number then identify the locus of z, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z lies on the line segment joining AB। क्या देखो इसका मतलब क्या हुआ, z यानी z या z बोल लो, p बोल लो, लाइन ऑन लाइन सेगमेंट, ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB, और AB की लेंथ यहां पे कितनी है, ये रही 4/3, Z1 कितना है 2/3 आयोटा, Z2 कितना है -2/3, मतलब Z1 तो 2/3 हो गया, 2/3 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि अंदर इमेजिनरी नहीं है ओनली रियल है, ये क्या हो गया -2/3 0। इज इट ओके, तो Z लाइज ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB, डन, AB मेरा 4/3 आ गया, क्लियर है, नोट डाउन करिए। हाँ नेक्स्ट करें क्या, लिख लियोगे ना। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये क्वेश्चन क्या है, इफ z लाइज ऑन, देखो ध्यान से सुनना, इफ z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्गुमेंट थीटा, अच्छा z को ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट थीटा है, जिसका आर्गुमेंट क्या है बेटा, थीटा है, ठीक है, एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 3। अब हमें पढ़ पढ़ के इतना तो पता ही चल गया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर है 3 आयोटा एंड जिसका सर्कल क्या है 3। देखो हम ना इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार, बेटा कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे तो 1 2 3 4, इधर आ जाओ, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा और 6 आयोटा, मतलब ये जो है ना इसका सेंटर हो गया, ये देखो ना 3 आयोटा, ये सेंटर हो गया, तो मतलब ये अच्छा 3 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट नीचे, ये रेडियस है ना, ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया, इसका मतलब ये जो सब सर्कल बनेगा ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, और z कहां लाई करेगा, z यहां कहीं लाई करेगा, इसका मतलब ये मिला दूं और ये मिला दूं, यानी मेरा एक पॉइंट ए ये हो गया, एक पॉइंट ये बी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, जहां पे z लाई कर रहा है, जहां पे क्या कर लाई कर रहा है, z लाई कर रहा है। अच्छा बेटा z होता क्या है वैसे, z इज इक्वल्स टू r इंटू में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, z ये z है, इसका r क्या हुआ, ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से हम, यानी ये तो r हो गया। अब थीटा बेटा ये एंगल देखो, ये थीटा बन रहा है आर्ग्यूमेंट, है ना, तो बेसिकली ये थीटा बोल लूं या ये थीटा हो गया मेरा। अब एक बात सुनिए मेरी ध्यान से, एक छोटी सी बात सुनना मेरी, बिल्कुल बहुत इजी सी, कि भाई अब मैं यहां पे जो मैंने नेमिंग करी है, ठीक है, नाम रख दिया इसको ए बी, ठीक है, तो ये जो आर है, ये जो आर है ये किसके बराबर है, देखिए सिंपल सी, ये अगर थीटा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने एक ऐसी ट्रायंगल बनाता हूं राइट एंगल, अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। देखो बेटा ये डायमीटर के एंड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये तो 90 डिग्री है ही, जब ये 90 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसके साथ है तो बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज हुआ, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, आर बाय ए बी इज इक्वल्स टू पी बाय साइन थीटा, यानी ऐसा बोल सकता हूं क्या, आर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा
अच्छा व्हाट इज ए बी? बेटा ये ओ ए है 3, ओ बी है 3, टोटल हो गया 6, तो यानी आर हो गया 6 साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? तो आर क्या हो गया मेरा 6 साइन थीटा, यानी z इज इक्वल्स टू 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं बेसिकली, क्योंकि यार देखो 6/z है ना, और कॉट थीटा है, 6/z और कॉट थीटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले 6/z निकाल लेते हैं। देखो यार इसको करा z/6 इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। पर अपने को z/6 नहीं चाहिए, 6/z चाहिए, तो इसको उल्टा कर दिया, तो ये हो गया 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है? अब इसको बस आपको सिंपल सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। क्या करना भाई? सिंपल सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करो 6/z इज इक्वल टू 1/साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा था, तो मैंने रेशनलाइज करा कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने का रीजन क्या है सुनो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ आयटा स्क्वायर -1 होता है, यानी ये वाला पार्ट कैसे हो गया देखना ध्यान से, 6/z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे साइन थीटा है और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी यू कैन से 6/z cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, ये आयटा स्क्वायर -1 है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, यानी ये तो 1 हो गया। अब एक काम करें यार, 6/z इज इक्वल्स टू एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो cos बाय साइन तो cot थीटा हो गया और माइनस आयोटा हो गया क्योंकि साइन बाय साइन। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, cot थीटा माइनस 6/z की। तो एक बात सुनो ना, इसको तो यही रखता हूं, इसको यहां, यानी cot थीटा माइनस 6/z इज इक्वल्स टू आयोटा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, आयोटा। ये बात क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था बड़ा। देखिए अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। कि लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्गुमेंट थीटा, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट थीटा है, थीटा π/2 से लाई कर रहा है, तो ये तो मेरे को देखते ही अब समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका फिगर बनाया, फिगर बना के ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे 6/z चाहिए था ऐसा, इसलिए करा मैंने, बाकी सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है बात? नोट डाउन करेंगे, लिखो प्लीज। नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से अगला क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है ना। क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी सोल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या, कितने सोल्यूशन होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, मॉड ऑफ, अच्छा 2 मॉड है क्या, z+4 ओके माइनस मॉड ऑफ z-3 आइटा ओके, ऊपर मॉड इज इक्वल्स टू 5 और मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 4। ये तो पता चली गया। देखो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू r है ना बेटा, तो वो इक्वेशन सर्कल की होती है, सर्कल की, किसकी, सर्कल की हैविंग सेंटर 0,0, जिसका कि सेंटर क्या होता है बेटा 0,0 ही होता है। जिसका सेंटर कितना होता है 0,0। चलिए तो अब अच्छा यार ये कौन सी लाइन है, हम अपने वापस आते ना कहानी पे जहां से शुरू करी थी आज, देखो ना ध्यान से, ये रहा, देखो कुछ कुछ सिमिलर है ना, मॉड ऑफ z माइनस z1, बाहर मॉड माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2, ऊपर मॉड z1 माइनस z2। तो इस केस में रे दोनों साइड एमिनेट हो रही थी, इसका मतलब ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा कि जिसमें यहां पे और यहां पे, देखो ये तो यहां इसने -4 दिया और इसने 3 आयोटा दिया, यानी ये तो z1 हुआ
और ये Z2 हुआ। समझ में आया? ये बात तो मेरी समझ में आ ही गई है ना भाई, ये तो बड़े इजीली समझ में आ गई। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या देगा कि रे एमिनेटिंग फ्रॉम बोथ द पॉइंट, आगे और पीछे तक जाएगा। ये तो आगे और पीछे जाएगी, ये लाइन से मुझे क्लियर पता चल रहा है। मुझे पूछा गया हाउ मेनी सॉल्यूशन, जो हाउ मेनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम करते क्या है, उसमें हम दोनों का फिगर बना देते हैं और जो जितनी बार इंटरसेक्ट हुआ उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करें क्या यार, देखो ये मेरा सर्कल है जिसका रेडियस 4 है, रेडियस 4 तो यहां, और हैविंग सेंटर 0,0, सेंटर 0,0 है, रेडियस 4 तो भाई यहां से भी पास कर देगा और यहां से भी। अच्छा, इसका मतलब सर्कल मेरा कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे, जो यहां से इसका रेडियस 4 हो गया, ये रेडियस 4 हो गया, मतलब इसने, इस सर्कल ने इस लाइन को कितनी बार कट करा, 2 बार। कैसे? एक बार तो यहां पे और एक बार -4 पे। देयरफॉर कितने सॉल्यूशन हुए? 2 सॉल्यूशन। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने दोनों का फिगर बना दिया और उसके बेस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दिए। तो कितने सॉल्यूशन हुए? 2 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा अच्छा सा, आसान सा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जल्दी से नोट डाउन करिए इसे फटाफट से, आप लोग प्लीज जल्दी नोट डाउन करिए। सो बेटा ये नोट डाउन आई थिंक कर लिया आपने अभी। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। आगे ओके, नाउ हमारा नया टॉपिक आ गया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड रोटेशन फार्मूला। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब क्या हुआ कि यार 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं और आपको इनके बीच में एंगल बताना है, और आपको इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करके बताना है। यार जहां बात एंगल की होती है तो इस केस में हमें कितने पॉइंट चाहिए? देखो बेटा, एक ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए। ये बात क्लियर है? तो मुझे अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली मुझे 3 पॉइंट चाहिए, और इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से मैं एंगल को फाइंड आउट करूंगा। कैसे? अब देखिए करते कैसे। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इनको मिला देता हूं थोड़ा सा, थोड़ा इसको यहां लिया, यहां लिया और यहां ले लिया। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया। सपोज ये मेरा क्या होगा बेटा? एक्स वाई प्लेन हो गया। अब ये एक पॉइंट या एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ, और हमें सपोज ये अल्फा एंगल इनके बीच में फाइंड आउट करके बताना है। क्या करके बताना है? ये एंगल अल्फा फाइंड आउट करके बताना है। चलो नाम भी रख देता हूं मैं। मैंने नाम रख दिया इसका ए, इसका बी और इसका सी। ऑब्वियसली मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल निकाल रहे हैं, तो बेटा ये हो गया Z1, ये हो गया Z2 और ये हो गया Z3। ये काम कर दिया मैंने। अब मुझे ये एंगल अल्फा निकालना है, तो बेटा एक काम करते हैं ना, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसके साथ ड्रॉ कर दूं मैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पे मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब ड्रॉ करी तो यार एक एंगल तो ये बन गया और एक एंगल ये बड़े वाला बन गया। मैंने कहा लेट सपोज ये वाला एंगल θ1 हो गया और ये बड़े वाला एंगल θ2 हो गया। मैंने ऐसा बोल दिया। और यार अगर मैं इस θ2 से इस θ1 को माइनस कर दूंगा तो ये अल्फा आ जाएगा, जो कि इन दोनों रेज के बीच का एंगल है। अब एक बात सुनिए कि अगर मैं यहां से ए बी निकालूं, क्या निकालूं भाई? ए बी, तो ये मेरा ए बी क्या आएगा? ए बी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, या इसे आप हम ना, अब हम इसे Z2 माइनस Z1 भी लिख सकते हैं। और अगर मैं AC निकालूं तो ये मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? खैर अब मुझे एक बात बताइए, बेसिकली ये θ1, ये θ1 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। ये θ1 क्या बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, क्या? Z2 माइनस Z1। और ये θ2 क्या है? थीटा, ये तो θ1 है, और θ2 क्या है? कि आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट? Z3 माइनस Z1। हाँ या ना?
और भाई मेरा एंगल अल्फा है जो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, और ये जो अल्फा है ये बेसिकली थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। अल्फा तो मेरा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, वो क्या हुआ, एंगल बी ए सी। थोड़ा ध्यान से समझना, ये अल्फा हो गया। नाउ थीटा 2 बेसिकली क्या है, थीटा 2 इज व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, और थीटा 1 क्या है मेरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो नाउ एंगल BAC। अच्छा, आपको याद है कि हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ, मतलब आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, उसको लिखूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकूंगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। ये मेरा क्या हो गया, ये एंगल हो गया। मतलब अगर मुझे एंगल अल्फा निकालना है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस, ये ऊपर वाला जो है Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 करना होगा। ओके, तो यार देखना जरा, इससे भी निकाल के देखूं मैं, तो ये आ गया मेरा बेसिकली क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इससे भी कर सकता हूं क्या मैं, अगर मैं लिखूं AC बाय AB, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1। यानी यू कैन से Z3 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1। मैंने मॉड हटा दिया और राइट साइड हो गया AC बाय AB। क्या मैं अपनी तरफ से यहां लिख सकता हूं cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इसका जब मैं दोनों साइड फिर से मॉड लगा दूंगा, जब दोनों साइड मॉड लगा देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है, जो कि क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो अगर हम दोनों साइड मॉड लगा देंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, वो हट जाएगा। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Z3 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू AC बाय AB इंटू e की पावर आइटा अल्फा, क्योंकि e की पावर आइटा अल्फा होता है। तो ये भी एक तरीका है एंगल निकालने का, और हमारी बुक में ये तरीका तो दे ही रखा है। हमें ज्यादातर को, सभी बच्चों को ये पता है कि एंगल BAC क्या होगा, Z3 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1। ये बात समझ में आई। अगर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ये है, मैंने कहा Z1, मैंने कहा Z2, मैंने कहा Z3, मैंने कहा Z4, तो ये एंगल निकालना सपोज, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z1। बस, क्या Z4 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z1, ये भी मेरा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो दिस इज अबाउट माय एंगल, क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस है मेरा, ये क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इजी है। चलो अब जरा इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर ले। नाउ ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। देखिए मैंने अगेन बोला था टॉपिक कोई नहीं छोड़ेंगे, हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, देखिए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 आइटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, और आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। एक काम करते हैं, हम थोड़ा समझते हैं इसको। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि z माइनस 3 आइटा और 3 पाई बाय 4, यानी ये मेरा कहीं ना कहीं 3 आइटा से शुरू होगा और 3 पाई बाय 4 की तरफ चलेगा, मतलब कुछ ऐसे चलेगा। ये 3 पाई बाय 4 एंगल हो गया। ये बात क्लियर है। अब बारी आती है इसकी। एक बात सुनिए, ये जो है क्या मैं इसको लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ, मैंने ना यहां से, ये मेरा है 2z, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 आइटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यार एक काम करें, इसको क्या मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया z प्लस 1 बाय 2 और माइनस का आयोटा और इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 है। बेसिकली बेटा इसको लिख सकता हूं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 बाय 2 प्लस में आयोटा और इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। देखो यार आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 यानी कि 2 प्लस 0 आयोटा, और 2 प्लस 0 आयोटा यानी 0 बाय 2 जो कि 0 हो गया, टेन थीटा 0 होता है, यानी इसका आर्ग्यूमेंट तो बेटा 0 आ ही गया। तो ये हो गया प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 बाय 2
प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से, देखो बेसिकली लाइन ही तो है ना, ये क्या है, लाइन है ना, ये कहां से शुरू होगा, देखो -1/2 कहीं ना कहीं x यहां पे है, x की वैल्यू, ये बात क्लियर है, डन है ना, माइनस को मिले तो -1/2 आएगा, ये -1/2 आएगा, -1/2 यहां कहीं है, और आयटा यहां कहीं 1 है। अब ऑब्वियसली एंगल क्या बन रहा है, π/4, तो मतलब ये एंगल बना, ये एंगल π/4 बना, ये लाइन तो पीछे जा रही है, ये लाइन आगे जा रही है, तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट मींस कितना हो गया बेटा, नो सॉल्यूशन। तो आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, आंसर आया नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात, चलें आगे, अगला क्वेश्चन। ओके, तो इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3 सच दैट mod of z1 mod of z2 mod of z3 ओके आर इक्वल। अच्छा, इसका मतलब क्या बोला है कि z1 mod of z1 mod of z2 mod of z3 तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, इट मींस mod of z1 mod of z2 mod of z3 जब तीनों सेम है, इट मींस z1 z2 z3 इक्विडिस्टेंट पे है फ्रॉम, कहां से, ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सरकम सेंटर हो गया किसका, एक ट्रायंगल का। क्या हुआ बेटा, ये एक सरकम सेंटर हो गया किसका, एक ट्रायंगल का। बोलो सही है, ये मैंने ट्रायंगल बना दी, किसका हो गया, एक ट्रायंगल का हो गया। ये बात क्लियर है, ट्रायंगल का सरकम सेंटर हो गया हमारा ये। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना दोनों इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस मतलब ये हो गया, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर दूं, क्या कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों बराबर ही तो हो गए ना, क्योंकि बोला गया है सरकम सेंटर भाई। इसका मतलब एक एंगल तो बन रहा है ये, एक एंगल बन रहा है ये, अब और दूसरा एंगल बन रहा है ये, ठीक है। इसका नाम भी रख दें हम अपनी तरफ से कि ए बी सी नाम रखना है ना, क्या, ये ए, ये बी, ये सी, ये Z1, ये Z2, ये Z3, मुझे प्रूव तो ये करना है। अच्छा एक बात सुनो यार, हमने कभी बचपन में 9th-10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल, देखो इसका नाम एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स ऑफ डबल होगा किसका, एंगल ए सी बी का, इसका डबल होगा ना, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। नाउ ए ओ बी, हम सॉरी, हाँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। अच्छा ए ओ बी निकालें बड़े आराम से, ए ओ बी क्या हो जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस 0 बाय Z1 माइनस 0, यही तो है ना भाई, Z2 माइनस 0 माइनस Z बाय Z1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ACB। ACB क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3, देखो ना, Z2 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z3, हाँ है ना। और आपको तो याद होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 हम इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 बाय Z1 माइनस Z3 इसका स्क्वायर, और मेरा हो गया हेंस प्रूव्ड। जो मेन बात थी वो ये थी कि क्योंकि ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विडिस्टेंट, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 क्या हुआ, ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड ऑफ Z2 क्या हुआ, ओरिजिन से डिस्टेंस ना, तो ओरिजिन से सारे डिस्टेंस अब सेम है, इसका मतलब ये तो सरकम सेंटर हो गया ना भाई, सरकम सेंटर हुआ जिसका सर्कल सेंटर सेंटर हो गया, मतलब जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन हो गया। ये बात क्लियर है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सा। नेक्स्ट, ओके, इफ अ ट्रायंगल, नाइस, इफ अ triangle formed by
द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हो गया z1, ये हो गया z2 और ये हो गया z3, इज इक्विलेटरल, देन प्रूव दैट कि ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो है, प्योरली इमेजिनरी है मतलब मुझे प्रूव करना है कि जो इसका आर्गुमेंट है z2 प्लस z3 माइनस 2z1 बाय z3 माइनस z2, बेटा ये प्लस माइनस पाई बाय 2 आना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा एक बात सुनिए यार, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ने बोला है ना, इक्विलेटरल है, तो ये परपेंडिकुलर डलेगा और ये वाला हो जाएगा z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 2, हाँ या ना, हो जाएगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल में ये पॉइंट मिड पॉइंट होता है ना। तो अब एक बात सुनिए, तो मैंने क्या करा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, क्या लिया, 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस z1 और बाय z3 माइनस z2। अच्छा क्या इसको लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस में, देखो यार अगर मल्टीप्लाई है तो आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, z2 प्लस z3 बाय 2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z3 माइनस z2। अब एक बात सुनिए, ये तो जीरो हुआ, जब ये जीरो हो ही गया, थोड़ा छोटा कर देता हूं, जब ये जीरो हो गया, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 तो जीरो हो गया, यानी हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z1 बाय z3 माइनस z2। एक बात सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ, तो डी पॉइंट हो गया ना एडी, इसका मतलब ये हो गया एडी डिवाइडेड बाय बीसी, बेसिकली क्या हुआ, ये एडी बाय बीसी हो गया ना, देखो ना डी पॉइंट ये, तो एडी बाय बीसी, एंड वी नो दैट के ट्राइंगल ABC is equilateral, therefore AD is perpendicular to BC, therefore इसीलिए देखो आर्गुमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल बाय ये एंगल, मतलब इन दोनों के इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, देखो अगर हम यूं करते थे तो ये मतलब ये z1 हुआ, z3 हुआ, z2, तो z2 माइनस z1 सॉरी z3 बाय माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 ये एंगल देता था, तो बेसिकली ये माइनस ये बाय ये माइनस ये इन इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल देगा, और क्योंकि मुझे पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो 90 डिग्री होना ही है, सो देयरफॉर बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z1 बाय z3 माइनस z2, बेटा ये प्लस माइनस पाई बाय 2 देगा ही देगा, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, इट्स प्योरली इमेजिनरी, इट्स प्योरली इमेजिनरी। इज इट ओके, क्लियर है, नोट डाउन करिए, बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी लिख लो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी। नाउ nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, बेसिकली nth रूट ऑफ यूनिटी यानी x, क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब कि x इज इक्वल्स टू 1 की पावर n, x इज इक्वल्स टू 1 की पावर n, इसका मतलब क्या है कि nth रूट ऑफ यूनिटी यानी x इज इक्वल्स टू 1 की पावर n। यानी बेटा अब एक बात समझिए, हमने जो परसों क्लास में सीखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3, इसमें हमारी 3 क्यूब रूट आई थी, कौन सी आई थी बेटा, एक आया था क्या 1, एक आया था क्या -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, एक आया था क्या -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। यानी ये जो 1 है बेटा, इसको 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं, इसको -1/2 प्लस आयोटा √3/2 लिख सकता हूं, इसको -1/2 माइनस आयोटा √3/2 लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, तो ये आया थी मेरी।
अब एक बात समझिए कि यार ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखना है तो एक बात सुनिए, इसको पहले वाले को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू कॉस, क्या देखो कॉस जीरो क्या होता है 1, कॉस क्या नाम है उसका कॉस 0 1, कॉस पाई -1 जो भी है, तो एक तो होगा cos 0 प्लस आइटा साइन 0, क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेटा इसे? देखिए ध्यान से, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos sin 0 0 होता है, तो 1 प्लस 0 आइटा करेक्ट है। दूसरा एक बात बताइए, इसको मैं x को लिख सकता हूं cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, हाँ या ना? देखिए ना ध्यान से, क्योंकि -1/2 cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ये, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू कितना cos 4 पाई बाई 3 और प्लस में आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, ऐसा लिख सकता हूं क्या इसे? आप चेक कर लीजिए जरा कि cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, राइट? यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये तो मेरा ये वाला हो गया 1 प्लस 0, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 ये हो गया, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 ये हो गया cos 4 पाई बाई 3। यानी कि अगर क्या बोला मैंने कि भाई अगर x की पावर 1/x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 है, तो मेरे तीन रूट है, एक तो 0 प्लस 0 आइटा, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या cos 0 प्लस आइटा साइन 0, या फिर cos 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाई 3, या फिर cos 4 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 4 पाई बाई 3, ये तीन बातें निकल के आई। अच्छा, अगर मैं बात करूं फोर्थ रूट की कि x इज इक्वल्स टू 1/4, तो देखो जब x इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया, देखो सुनो, अब हम ना इसको बनाते हैं बेटा, यहां पे जब ये आएगा ना, तो देखो एक तो +-1 तो आंसर आना ही आना है भाई। आंसर क्या आएगा, मैं इसको अगर ऐसा सॉल्व करूं कि x की पावर 4 -1 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं क्या? ये हो गया x² -1 इंटू x² + 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा +-1 आ गई, और यहां से x की वैल्यू +- आयोटा आ गई, यानी चार वैल्यू आई 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये चार वैल्यू आई। अब भाई मुझे इसको कॉस की फॉर्म में लिखना है। एक बात सुनिए यार, तो इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकता हूं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, हाँ है ना? क्यों? cos 0 तो हो गया 1, आयोटा साइन 0 क्या हुआ, आयोटा साइन 0 वो भी 1 हो गया ना, ओ सॉरी साइन 0 तो 0 होता है। उसके बाद देखो आयटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं cos 2 पाई बाय 4, मैंने नीचे 4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फोर्थ रूट है, इससे मैं आपको याद रखने का एक रिलेशन बताने वाला हूं, ठीक है? तो cos 2 पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाय 4, जरा चेक करिए बेटा, देखो ना 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 तो 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, इज इट ओके? तीसरे पे आ जाओ -1 क्या बेटा -1। अब जब -1 की बात आती है, तो एक बात सुनो ना यार, ऐसा लिख दो cos 4 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 4। बेटा ये तो हो गया cos पाई जो कि -1 होता है, ये हो गया साइन पाई जो कि 0 होता है, यानी -1 आ गया। और अगर बात करूं माइनस आयोटा की, किसकी भाई माइनस आयोटा, तो जब माइनस आयोटा की बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा cos 6 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन, ये बात क्लियर है? हम इस तरीके से इन चारों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? इन चारों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट ओके? डन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बेटा, समझ में आया? कोई बात नहीं। ये क्या था? फोर्थ रूट था। अच्छा, तो अब मैं ना एक जनरल बनाना चाहता हूं। जनरल कैसे? देखो, जब x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 था, हम समझते हैं, तो cos 0 आयटा साइन 0 पावर 3 कॉमा cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाय 3 कॉमा cos 4 पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन 4 पाई बाय 3, राइट? बहुत बढ़िया। जब आया x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/4, तो आया cos 0 प्लस आयटा साइन 0, ये तो आना ही आना है, प्लस में cos
सॉरी कॉमा कॉमा cos 2 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 4 कॉमा cos 4 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 4 कॉमा cos 6 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय 4। तो इस तरीके से आएगा। हाँ है ना। अगर बात यहां 5 की होती है कि भाई अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/5 तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 कॉमा cos 2 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 5 कॉमा cos 4 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 4 पाई बाय 5 कॉमा cos 6 पाई बाय 5 प्लस में आयोटा साइन 6 पाई बाय 5। देखो 1 2 आई एम सॉरी 1 2 3 4 ये आ गया। एक और रह गया क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, राइट। ऐसे बढ़ता जाएगा भाई, 5 तक जाना है ना अपने को, 5 तक। क्लियर है। एक और बना दूं मैं से, देखो हमारे तो 1 2 3 4 5, एक और बनाना पड़ेगा। cos 8 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 5। यानी कि अब अगर मैं इसका जनरल बनाऊं, जनरल कैसे, अब इसको जनरल थोड़ा छोटा कर देता हूं एक बार में, फिर जनरल बना के दिखाता हूं। अगर मैं इसका जनरल बना दूं तो x इज इक्वल्स टू 1 की पावर n, तो बेटा ये हो जाएगा कुछ ऐसे cos 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n। और k कहां से कहां तक जाएगा, k जाएगा मेरा 0 से शुरू होगा 1 2 और अप टू n-1 तक जाएगा। k कहां से कहां तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और अप टू n-1 तक जाएगा। ये बात क्लियर है। तो इसको बोलते हैं क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी। इस तरीके से हम nth रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से क्या कर लेंगे भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ एक बात समझते हैं, मैं यहां से ना एक टर्म निकाल लाता हूं अल्फा, जो कि क्या हुआ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। यहां से इसको उठा लाते हैं, ठीक है, कि भाई ये अल्फा तो हर जगह है, कैसे है ये समझते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 है तो इफ n इज ऑड तो 1 तो रियल होगा रूट, बाकी सब इमेजिनरी होंगे। और अगर n इवन है तो 2 तो रियल रूट आएंगे, एक +1 एक -1, रेस्ट ऑल आर इमेजिनरी। बाकी सब कैसे आएंगे बेटा, इमेजिनरी ही आएंगे। ये बात क्लियर है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि मैंने लेट करा, मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूं कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। बेसिकली अगर n, मेरा जो n शुरू होगा, क्या शुरू होगा, n शुरू होगा, तो n कहां से शुरू होगा यार, ऑब्वियसली n तो मेरा कहां से, 1 से 2 से 3 से, कुछ भी हो सकता है ना, राइट। अगर x की पावर 1 है, आप समझना, अगर n 1 है यानी n x की पावर 1, तो उसका तो एक ही आंसर आएगा 1। n अगर 1 है तो 2 पाई साइन 2 पाई बाय 1 1, तो ये तो 2 cos 2 पाई, आई एम सॉरी या cos आएगा, cos 2 पाई 1 देता है ये। अगर n 2 है, अगर n 2 है तो ये 2 पाई बाय n दे देगा। अगर ये 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैंने कहा अगर n 2 है तो यहां 2, तो ये 2 से 2 गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये -1 आ गया, क्योंकि अगर x की पावर 1 की पावर 1/2 तो 2 आंसर आते हैं ना, +-1। तो ये बढ़ता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा हमारा हमेशा हमेशा। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। यानी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपको nth रूट, मतलब मैं कह रहा हूं अगर थर्ड रूट निकालना है तो 1 अल्फा स्क्वायर होगा। मैं आगे थोड़ा लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे हम, पहले समझा दूं। यानी मैंने कहा कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी cos 2 पाई बाय n
cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। मैंने कहा ये मेरा अल्फा है, ये क्या है मेरा अल्फा है। अब मैंने कहा कि अगर मुझे, मैं इसको लेट कर रहा हूं, मैं इसी फॉर्म में निकालूंगा। अब मेरे को निकालना है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। क्या निकालनी है? थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। तो मेरे जो रूट्स होंगे वो होगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। जरा चेक कर लीजिए बेशक, 1 तो 1 है, n की जगह पुट करा 3 क्योंकि थर्ड रूट निकालना है। तो कितना हो जाएगा? cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाय 3 और प्लस कॉमा, अब इसका स्क्वायर तो cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाय 3 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा ना, डिमॉर्विस रूल से। किससे बेटा? डिमॉर्विस रूल से। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब तो इसी तरीके से अगर मेरे को x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 है, यानी nth रूट निकालना है, तो वो होगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। तो क्या होगा बेटा? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। ये हमारे nth रूट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे nth रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? nth रूट। समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। तो nth रूट आई थिंक आप सभी के क्लियर हो गया कि आखिर nth रूट क्या होता है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि x की पावर n इज इक्वल्स टू 1, ये दो बातें बोलता है कि अगर n ऑड है तो एक तो रियल रूट होगा, बाकी इमेजिनरी होंगे, और अगर n इवन है तो दो तो रियल रूट होंगे और बाकी इमेजिनरी होंगे। बोलो सही है? ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ nth रूट। दूसरी प्रॉपर्टी कि सम ऑफ nth रूट। भाई nth रूट का आखिर सम क्या होगा? देखो जरा, रूट तो मैं निकाल चुका हूं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। इसी के तो रूट बताने हैं ना, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसा। तो एक बात बताइए, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता था? सॉरी, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन तक है, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, ये एन तक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए बाय, क्या होता था हमारा फॉर्मूला? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय आर 1 माइनस आर, यही होता था ना। अब एक बात समझिए कि एस एन इक्वल्स टू ए तो 1 हो गया, और व्हाट इज आर? भाई मेरा आखिर आर क्या है? देखो 1 माइनस आर मेरा अल्फा है, इसकी पावर n है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब एक बात समझना, अल्फा मेरा रूट है, और अगर अल्फा मेरा रूट है, आपको पता है ना बेटा कि x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 है। अगर अल्फा रूट है इट मींस अल्फा की पावर n भी 1 होगा। तो इस वैल्यू को यहां उठा के पुट करूं तो Sn मेरा 0 हो गया। यानी सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज 0 होता है। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0। उसी तरीके से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1, इसका नेट आंसर 0 आएगा। इसका नेट आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। दूसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं मैं लिखने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, पेज कम है ना अपने पास थोड़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे कि 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1, तो 1 ही है, छोड़ दो 1 को। तो ये क्या हो गया? अल्फा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा की पावर n इंटू में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। है ना? ये हो जाएगा ना अल्फा की पावर n इंटू
क्या, n-1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ या ना? क्या ये क्लियर है? समझ में आया सबको? अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से बेटा, बड़े आराम से, बहुत अच्छे से, कि ये जो मेरा अल्फा है, ये अल्फा कुछ ऐसा था ना कि cos 2 पाई बाय n प्लस आयटा साइन 2 पाई बाय n, और वेयर n पावर n इंटू n-1/2 है। अगर मैं इस पे डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर दूं, क्या अप्लाई कर दे भाई? डी मॉर्विस थ्योरम, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय n मल्टीप्लाई में n इंटू n-1/2 आयटा टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाय n इंटू n-1/2। भाई n से n गया, 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से 2 गया, n से n गया, ये हो गया cos n-1 इंटू पाई प्लस आयटा साइन n-1 इंटू पाई। अब इसमें दो बातें आ गई, देखो मैं थोड़ा जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं। दो बातें क्या आ गई कि जो मेरा n है या तो वो ऑड है, और जो n है वो या मेरा इवन है। सुनिए भाई ध्यान से, जब n इवन है, देखो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, कॉस पाई माइनस 1, कॉस पाई 0। मतलब अगर n मेरा इवन है तो आंसर आएगा -1, और अगर n मेरा ऑड है तो आंसर आएगा 1। नोट डाउन करिए। यहां तक क्लियर है? ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, जल्दी से लिख लीजिए इन प्रॉपर्टीज को। चले आगे क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सुनो भाई, अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ऑल द रूट्स की जगह हम इधर लिख दे ऑल द इमेजिनरी रूट्स। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए कि ऑल द इमेजिनरी रूट्स, सभी के सभी इमेजिनरी रूट्स का आपको क्या बताना है? जो भी बताना है ना, उनका सम बताना है। एक काम करते हैं बेटा, हम ना यहां पे अपनी तरफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? x प्लस 1, क्या मल्टीप्लाई, यहां लिखूंगा मैं, देखो ऐसा क्यों करूंगा, इसकी रीजन बताता हूं। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा, देखो ध्यान से, x प्लस 1 इन 2 में x की पावर 8 माइनस x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, 4 क्यूब स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गया x की पावर 9, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या होगा माइनस x की पावर 8, इसकी इससे होगी तो प्लस x की पावर 7, इसकी इससे होगी तो माइनस x की पावर 6, इसकी इससे होगी तो प्लस का x की पावर 5 5 5 5 5, और इसकी इससे होगी तो माइनस का x की पावर 4, इसकी इससे हुई तो प्लस का x क्यूब, है ना, इसकी इससे तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x, राइट। अब 1 की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, तो 1 की करी तो प्लस x की पावर 8 माइनस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। एक चीज सुनिए, 8 से 8 गया, 7 से 7 गया, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, x से x गया, बचा ओनली 1। मतलब क्या बचा मेरे पास कि x की पावर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं x की पावर 9 इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/9। अच्छा, मतलब मुझे इसका 9th रूट बताना है, वो भी किसका? -1 का। अगर 1 का 9th रूट बताना होता तो वो होता 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ऐसे, लेकिन -1 का है तो वो क्या हो जाएगा?
वो होगा -1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब अप टू माइनस अल्फा की पावर 9। ओके, अब इसने बोला है लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इमेजिनरी, और हमें एक बात पता है कि अगर nth रूट है उन सब के स्क्वायर का जो सम होता है वो 0 होता है। वो क्या होता है? 0। इट मींस -1 का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर एंड अप टू माइनस अल्फा की पावर 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो क्या हुआ 1, इसको ले जाऊं राइट साइड, बाकी सब यहां रह गया। देखो ना, ये इमेजिनरी 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 इमेजिनरी, तो क्या हो गया? ये अल्फा स्क्वायर बोल सकता हूं इसे, प्लस अल्फा की पावर 4 अल्फा क्यूब का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन अल्फा की पावर 9 माइनस है का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो गया? यहां तो ये +1 था, राइट साइड जाके -1 हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर बेटा -1 आ गया। आंसर क्या आ गया? -1। क्लियर है? नोट डाउन करिए। समझ में आया जी? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिफ्थ रूट। ओके, ये तो इजी है, तो हो जाएगा। चलो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इसके रूट्स बताने हैं। बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं z+1 बाय z-1 पूरे की पावर 5 और इज इक्वल्स टू 1, यानी z+1 बाय z-1 ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 1 की पावर 1/5 हो गया। हाँ या ना? हो गया ना बेटा? यानी z+1 बाय z-1। अरे यार, ये तो क्या हो गया? फिफ्थ रूट तक गया। कहां तक गया? फिफ्थ रूट तक। यानी इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? cos 2k π/5 प्लस में आयोटा साइन 2k/π/5। हाँ या ना? फिर k कहां से शुरू होगा? देखो यार, 5 रूट है ना, ये नीचे 5 है, तो 5 रूट बनेंगे, मतलब k या तो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, बस ये हमारी k की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड जो भी है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? भाई, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके? अब एक बात सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं भाई। एक बात सुनिए, क्या इसको, ये जो है मेरा z+1 बाय z-1, क्या इसको e की पावर 2k/5 पाई ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ, यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, लिख दिया इसे सामने। ठीक है, अब लिख ही दिया, तो एक बार बताओ, अब मैंने एक CD रूल अप्लाई कर देता हूं, नीचे 1 लिख के। CD रूल अप्लाई, CD अप्लाई करेंगे तो z+1 बाय प्लस में z-1 बाय z+1 माइनस z+1 इज इक्वल्स टू e की पावर 2k/5 पाई प्लस 1 बाय e की पावर 2k/5 माइनस 1। बोलो सही है? 1 से 1 गया, z से z गया, तो कितना हो गया? ये सुनो, z प्लस z हो गया 2z बाय 1 प्लस 1 हो गया 2। अच्छा, एक बात सुनो, मैं ना यहां से काम करता हूं, यहां से हम ना e की पावर k/5 पाई कॉमन ले लेते हैं। जब ऐसा कॉमन लिया तो देखो यहां क्या बचा? यहां बचा e की पावर k/5 प्लस में 1/1 यानी e की पावर माइनस k/5। बोलो सही है? डिवाइडेड बाय e की पावर k/5 यहां से भी कॉमन लिया तो e की पावर k/5 माइनस में e की पावर माइनस k/5 और इससे इसको उड़ा दिया, 2 से 2 को उड़ा दिया। क्या ये बात क्लियर है?
अब इससे क्या हासिल हुआ, z इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, cos k पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन k पाई बाय 5, हाँ या ना। और इसको लिख सकते हैं प्लस में cos k पाई बाय 5 माइनस आयोटा साइन k पाई बाय 5 डिवाइडेड बाय cos k पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन k पाई बाय 5 माइनस cos k पाई बाय 5। देखो ना, क्योंकि ये तो e की पावर माइनस आयटा थीटा क्या देता है, cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, तो बाहर माइनस साइन है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस में आयटा साइन k पाई बाय 5। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, z इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ cos k पाई बाय 5 बाय आयोटा 2 टाइम्स ऑफ साइन k पाई बाय 5। बेटा 2 से 2 गया तो z हो गया cos बाय साइन cot k पाई बाय 5। अब एक बात सुनो, नीचे आयोटा है तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा स्क्वायर नीचे हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता तो क्या हो गया, माइनस का आयोटा इंटू में cot k पाई बाय 5। दिस इज माय आंसर। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारी z की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू। इज इट ओके, डन है, जल्दी से नोट डाउन करिए। और फिर हम आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी सारी थ्योरी कॉम्प्लेक्स नंबर की विद क्वेश्चंस हो जाती है खत्म, हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। कल की क्लास में हम ओनली पीवाईक्यू करेंगे, यानी जो जेई मेंस में आए हुए हैं क्वेश्चन 23, 22, 24 में, सिर्फ वही क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, डन। चलिए तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये रहा कि भाई फिर इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, फिफ्थ रूट है, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4। बेटा ये तो 0 देगा, क्योंकि सम ऑफ जो रूट ऑफ यूनिटी है वो 0 होता है। अच्छा, साथ में ओमेगा की पावर 5, ये भी 1 देगा। अच्छा, इस ओमेगा की 5 आ गया, तो एक बात सुनो छोटी सी, अरे ये तो गलत, अच्छा ठीक है, यहां है, इसको लिख सकता हूं ओमेगा 4 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 1। तो ओमेगा 4 को क्या लिख दो बेटा, 1 बाय ओमेगा ना, हाँ है ना। यानी एक बात सुनिए, लॉग विद द बेस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस, बेटा ये 1 बाय ओमेगा किसके बराबर हुआ, ओमेगा की पावर 4। अच्छा, और इससे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू माइनस ओमेगा की पावर 4, यानी लॉग विद द बेस 2 मॉड, ये पूरा माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 4 हो गया। और बेटा मॉड मैंने लगा रखा है, यानी ये हो गया लॉग विद द बेस 2 मॉड ऑफ -2 ओमेगा की पावर 4, यानी इसको लिख सकता हूं लॉग विद द बेस 2 मॉड ऑफ -2 इंटू मॉड ऑफ ओमेगा की पावर 4। बेटा ये क्या हो गया, लॉग 2 विद द बेस 2। एक बात सुनिए यार, ओमेगा 4th रूट है तो ओमेगा 4 भी तो 1 ही होगा, ओमेगा 4 क्या हो जाएगा, एक बात सुनिए ना, ओमेगा 4 को 1 बोल सकता हूं, ओमेगा को 1 बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं है। मुझे पता है कि ये वाला पार्ट तो बेटा 1 ही होना है, मेरा 1 ही होना है ना। जब भाई ये वाला पार्ट मेरा 1 ही होना है तो सिर्फ ये बचा, और ये क्या हो गया मेरा आंसर 1। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया ना, इजी टास्क, सिंपल सा क्वेश्चन था। आज इस क्वेश्चन के साथ हमारी एनएस रूट भी खत्म हुआ, जितनी थ्योरी थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन थे सारे हमने कंप्लीट कर लिए, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है। कल हम पीवाईक्यूज करेंगे, ओनली पीवाईक्यूज, लगभग 10, 12, 15 जितने पीवाईक्यूज कर सकते हैं कल हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। संडे को मतलब आपको एक पूरा 1 शॉट मिल जाएगा, इसका 1 शॉट भी देख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो प्लीज बताइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं,
रेगुलर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, नोट डाउन करिए।